नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ओशन में हुए कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स के बारे में जिसकी वजह से इंडियन ओशन के अंदर बैलेंस ऑफ पावर यहां पर कुछ हद तक भारत से छिटक कर हमारे एनिमीज की तरफ चला गया है। यानी कि भारत का जो पलड़ा है इंडियन ओशन में वो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का हुआ है और हमारे एनिमीज का पलड़ा यहाँ पर थोड़ा सा भारी हुआ है। अब इंडियन ओशन भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इस बात का पता इसी तरह से लगाया जा सकता है कि पिछले 70 सालों में इंडियन ओशन के ऊपर भारतीय नेवी का एक छत्र राज रहा है और भारत का जो जितना भी ट्रेड है हमारा वो लगभग 80 to 90% इंडियन ओशन से ही होकर के गुजरता है। इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस भारत के लिए वही है जो कि चाइना के लिए साउथ चाइना सी की है, यूरोप के लिए अटलांटिक ओशन की है, अमेरिका के लिए पैसिफिक और अटलांटिक दोनों की है। तो इसी तरह से भारत को भी अगर सुपर पावर बनना है, भारत को भी अगर अगला इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री पावर बनना है तो ये जो इंडियन ओशन का रीजन है उसके ऊपर भारत का एक छत्र राज कायम रहना चाहिए। और ये भारत के लिए ज़रूरत नहीं है बल्कि एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि अगर भारत को आने वाले 30 से 40 सालों में विकसित होना है यानी कि डेवलप होना है तो उसको इस रीजन में यहाँ पर होने वाले जो उसका व्यापार है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कई बार अपने सेशंस में कहता हूं कि आज के दिन में हमारे लिए इंडियन आर्मी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंडियन नेवी है, और भारत सरकार भी इसकी इंपॉर्टेंस समझती है। बट कहीं ना कहीं कुछ गैप्स यहाँ पर बन गए हैं जिसकी वजह से आज के दिन में हमारा जो पलड़ा है इंडियन ओशन में वो थोड़ा सा हल्का हुआ है। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे ये डेवलपमेंट्स क्या है जिसकी वजह से भारत के लिए नए चैलेंजेस इंडियन ओशन में खड़े हो गए हैं। इसके अलावा भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, भारत के पास क्या ऑप्शंस है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है कि उसकी वजह से इंडियन ओशन में भारत की जो टेंशन्स हैं वो बढ़ गई हैं। दोस्तों 26 अप्रैल को चाइना के वुहान सिटी में पाकिस्तान को चाइना की तरफ से उसकी पहली हंगूर क्लास की सबमरीन डिलीवर कर दी गई और पाकिस्तान ने इसको लॉन्च भी कर दिया है। ये उन 8 सबमरीन में से एक है जिसके लिए पाकिस्तान और चाइना के बीच में सन 2015 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत चाइना इस तरह की 8 सबमरीन पाकिस्तान के लिए बनाएगा, जिसमें से 4 सबमरीन चाइना में ही बनाई जाएंगी और उसके बाद की जो 4 सबमरीन हैं उनको कराची में बनाया जाना है विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब पाकिस्तान को इसकी जो है टेक्नोलॉजी भी है वो भी यहां पर ट्रांसफर की जाएगी और आने वाले टाइम में पाकिस्तान इस तरह की और सबमरीन अपने इंडिजिनियस लेवल पर बना सकता है। इस वजह से इंडियन ओशन में इंडिया के ऊपर एक दबाव यहां पर बनना शुरू हो गया है, क्योंकि इंडियन ओशन में भारत के जो शिप्स जाते हैं उनके ऊपर अगर पाकिस्तान की इस तरह की सबमरीन्स अगर उनका खतरा मंडराता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात हो सकती है। तो इस सबमरीन के आने के बाद पाकिस्तान की जो नेवल पावर है इंडियन ओशन में वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस सबमरीन में कई ऐसी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये सबमरीन बहुत ज्यादा लीथल बन जाती है। हालांकि इस सबमरीन के बारे में पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा डिटेल्स तो डिस्क्लोज नहीं की गई, बट पाकिस्तान की नेवी की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि इसके अंदर फ्यूचर में सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को फिट किया जा सकता है। यह सबमरीन बेसिकली AIP प्रोपल्शन सिस्टम पर बेस्ड है, यानी कि एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम, और ये वो चीज है जो कि इसको बहुत ज्यादा लीथल बनाती है। दरअसल भारत के पास भी इस समय ऐसी कोई भी सबमरीन नहीं है जिसमें AIP प्रोपल्शन सिस्टम हो। अब AIP प्रोपल्शन सिस्टम की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये प्रोपल्शन सिस्टम किसी भी सबमरीन को बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रहने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी सबमरीन की बात करें यानी कि हंगूर क्लास की जो सबमरीन है ये लगभग 10 से 14 दिनों तक पानी के नीचे रह सकती है विदाउट कमिंग अपवर्ड, यानी कि सरफेस पे आए बिना ये 10 से 14 दिन तक पानी के अंदर बनी रह सकती है, जो कि इसको कोवर्ट्स ऑपरेशन में या फिर ऐसे मिशंस में जहां पर सीक्रेसी की जरूरत हो वहां पर ये सबमरीन बहुत ज्यादा सूटेबल हो जाती है। अमूमन जो डीजल इंजन पर बेस्ड सबमरीन होती हैं वो लगभग 48 घंटे तक ही सरफेस के नीचे रह सकती हैं। 48 घंटे के बाद उनको एक बार सरफेस पर आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए, एयर के लिए। सो ये सबमरीन बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर बनी रह सकती हैं, जिससे इनका स्टेल्थी कैरेक्टर काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कटिंग एज सेंसर्स को
लगाया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे सोफिस्टिकेटेड नॉइस रिडक्शन मेथड्स को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इसकी नॉइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। जैसे इसमें एनाकोइक टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर एक्टिव पैसिव नॉइस रिडक्शंस को लगाया गया है, यहाँ पर असिमेट्रिकल 7 बीट स्क्यूड प्रोपेलर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और इसका जो स्टेल्थी कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से किसी भी एनिमी को इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा इसके सोनार को भी एनहांस किया गया है और पाकिस्तान आने वाले टाइम में इसमें लॉन्ग रेंज एंटीशिप क्रूज मिसाइल को भी इक्विप करना चाहता है। हालांकि इसकी जगह पर अभी टॉर्पेडो सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ट है, तो इस सब की वजह से ये जो सबमरीन है वो काफ़ी ज़्यादा लीथल हो जाती है। ये सबमरीन शुरुआत में चाइना ने पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि थाईलैंड के लिए बनाई थी, जिसका नाम था SA-26। SA-26 हंगूर क्लास की सबमरीन से साइज में थोड़ी सी बड़ी थी और वेट में थोड़ी सी हल्की थी, बट यहाँ पर जो बड़ा चेंज था वो था इसके इंजन को लेकर के। दरअसल SA-26 के अंदर अकॉर्डिंग टू चाइना एंड थाईलैंड जो डील उनके बीच में साइन हुई थी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो इंजन यूज होना था वो जर्मन इंजन यूज होना था, जिसका नाम है MTU 396। बट जर्मनी ने यहाँ पर इस डील के तहत इस इंजन को देने से मना कर दिया, जिसके बाद ये डील खटाई में पड़ गई और उसके बाद चाइना ने वही किया जिसके लिए वो कुख्यात है, यानी कि चाइना ने यहाँ पर थाईलैंड को एक ऑफर दिया कि वो जर्मनी के इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसकी एक कॉपी बनाएगा, जिसका उन्होंने नाम दिया CSD-620 और CSD-620 के साथ इस सबमरीन को वो फिट कर देगा। बट थाईलैंड ने यहाँ पर इस डील को स्क्रैप कर दिया क्योंकि थाईलैंड को चाइनीज इंजन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और फाइनली फिर चाइना ने ये माल पाकिस्तान को चिपका दिया। सो इस तरह से ये हंगूर क्लास की सबमरीन बनकर के तैयार हुई। हालांकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये जो चाइनीज इंजन है जो कि हंगूर क्लास में लगाया गया है वो जर्मन इंजन की सारी कमियों को पूरा कर लेगा और एक्सपर्ट्स का यहाँ पर भरोसा इस इंजन के ऊपर पूरी तरह बना हुआ है, क्योंकि चाइना ने काफ़ी सारी अपनी सबमरीन में इस इंजन को ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। बट फिर भी चाइना के माल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। अब आते हैं हम अपनी इंडिया की सबमरीन स्ट्रेंथ पे। दरअसल इस समय भारतीय नौसेना के बेड़े में 16 सबमरीन ऑपरेशनल है, जिसमें से 5 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है जिनको भारत में कल्वेरी क्लास की सबमरीन बोला जाता है। इसके अलावा 4 यहाँ पर जर्मनी की टाइप 209 सबमरीन है जिनको शिशुमार क्लास की सबमरीन बोला जाता है और यहाँ पर 7 रशिया की क्लो क्लास की सबमरीन है जिनको भारत में सिंधु घोष क्लास की सबमरीन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और कल्वेरी क्लास की सबमरीन जो कि फ्रांस की स्कॉर्पियन सबमरीन है वो यहाँ पर एड ऑन होने वाली है। तो इस तरह आने वाले टाइम में यहाँ पर 17 सबमरीन हमारे पास हो जाएंगी। बट यहाँ पर ये जो सबमरीन है, स्पेशली जो रशियन सबमरीन है किलो सबमरीन और जो जर्मनी की टाइप 209 सबमरीन है, ये लगभग 2 दशक से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में हम इन सबमरीन को धीरे धीरे डिकमीशन करेंगे। सो इसके बाद हमारी जो स्ट्रेंथ रह जाएगी वो सिर्फ 6 सबमरीन की रह जाएगी, जो कि फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है और जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है ये भी AIB प्रोपल्शन सिस्टम पर बेस्ड नहीं है। तो कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट और आने वाले नियर फ्यूचर में कोई भी सबमरीन जो कि AIP सिस्टम पर बेस्ड हो वो हमारे बेड़े में शामिल नहीं होगी और पाकिस्तान के पास यहाँ पर ऐसी 11 सबमरीन उसके बेड़े में इंडक्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 3 फ्रेंच सबमरीन ऑलरेडी हैं जो कि AIP सिस्टम पर बेस्ड हैं और 8 सबमरीन और आ जाएंगी, तो उसके बेड़े में ऐसी 11 सबमरीन हो जाएंगी जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पर बेस्ड हैं। अब यहाँ पर यही भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। हालांकि भारत ने यहाँ पर अभी एक 6000 करोड़ का एक टेंडर इशू किया है मझगांव जो डॉक लिमिटेड है उसको, उसके साथ यहाँ पर लार्सन एंड टर्बो को भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट कराया है, जिसके साथ लार्सन एंड टर्बो मझगांव डॉक मिलकर के किसी फॉरेन पार्टनर के साथ यहाँ पर ऐसी 6 सबमरीन बनाने वाले हैं। और यहाँ पर जो प्रीरिक्विजिट कंडीशन दी गई है इस टेंडर के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ये जो 6 सबमरीन बनाई जानी है ये सभी AIB सिस्टम पर बेस्ड होंगी। सो AIP सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये एक तरह का स्टेल्थी कैरेक्टर जो है वो सबमरीन को देता है, सबमरीन की एंड्योरेंस यहाँ पर बढ़ाता है और सबमरीन बहुत गहराई तक बहुत लंबे समय तक यहाँ पर बनी रह सकती है। और भारत भी कोशिश कर रहा है कि इंडिजिनियस लेवल पर इस तरह के सिस्टम्स को बनाया जाए। बट हमारा जो एट प्रेजेंट का सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा हम पीछे हैं। हमारी जो करंट स्ट्रेंथ की जो सबमरीन हैं उनमें भी इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसके अंदर हम AIB सिस्टम को या तो रेट्रोफिट कर दें या फिर कोई नई ऐसी सबमरीन को इमीडिएटली बाय करें जिसके अंदर इस तरह का सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो।
अब हम आ जाते हैं अपने एनिमी नंबर 1 यानी कि चाइना पर। सो चाइना ने पिछले हफ्तों में अपना एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम फुजियान टाइप 03 है उसको यहां पर सी ट्रायल्स के लिए लॉन्च कर दिया है। हालांकि चाइना ने 2022 में इसको लॉन्च किया था, बट यहां पर उसके सी ट्रायल्स अब शुरू हो चुके हैं और ये सी ट्रायल्स 1 से लेकर के 9 मई के बीच में किए जाने हैं। यहां पर ये जो चाइना ने यहां पर फुजियान टाइप 03 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, इसका जो साइज है वो बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। देखिए, नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए जाते हैं, जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, वो लगभग 80,000 टन का वाटर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं। भारत ने जो अपने, जैसे हमने विक्रमादित्य बनाया, वो 50,000 टन का वाटर डिस्प्लेसमेंट करता है, बट ये 80,000 टन का वाटर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं। और अमेरिका के जो सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिनको सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है, वो भी लगभग 80 से लेकर के 1 लाख टन का जो वाटर डिस्प्लेसमेंट है वो क्रिएट करते हैं। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि बताया तो 80,000 टन का वाटर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया जा रहा है, बट एक्चुअल में ये 1 लाख टन से ज़्यादा का वाटर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है। इसी वजह से अमेरिका के बाहर ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्योंकि इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया ने भी कभी नहीं बनाए। हालांकि रशिया ने डिज़ाइन ज़रूर किए थे 1980 के दशक में, बट उन्होंने कभी भी इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं बनाए। तो चाइना की तरफ से ये दुनिया का अपार्ट फ्रॉम द यूएस सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उसने अब तक का बनाया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती हैं, क्योंकि नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के पास थे और इवन जो इंडिया के पास भी हैं, उनके अंदर जो डेक है वो नॉर्मली स्की जंप डेक्स होते हैं, जहां पर एयरक्राफ्ट को एक प्लेटफॉर्म होता है डेक के बिल्कुल एंड पे, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ करता है और ये थोड़ा सा इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म होता है। सो यहाँ पर ये जो डेक बनाया गया है ये फ्लैट डेक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुलेट का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट को जो है टेक ऑफ कराया जाता है। और यही बहुत यूनिक चीज है, क्योंकि अब तक चाइना के पास इस तरह का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुलेट के थ्रू एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जाए। इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ अभी तक अमेरिका के पास थी। कुछ हद तक यहां पर फ्रांस भी इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और उसके पास भी इस तरह की कैटापुलेट सिस्टम्स हैं, बट यहां पर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ने बनाया है ये अपने ही इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से इस कैटापुलेट को यहां पर उन्होंने क्रिएट किया है। सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुलेट है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लॉन्च सिस्टम भी बोला जाता है, ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत हद तक एयरक्राफ्ट और उसकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है। देखिए, ये सिर्फ स्मूथ लैंडिंग और स्मूथ टेक ऑफ में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि एयरक्राफ्ट के ऊपर पड़ने वाले स्ट्रेस हैं उनको भी मिनिमाइज करता है। दरअसल एयरक्राफ्ट जो कि स्की बेस्ड जंप सिस्टम्स जहां पर होते हैं, जहां पर ऐसे डेक्स होते हैं जहां पर एयरक्राफ्ट को स्की बेस्ड जंप सिस्टम से टेक ऑफ करना पड़ता है, वहां पर एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो वहां पर वियर एंड टियर होता है एयरक्राफ्ट का, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की जो लाइफ है, सर्विस लाइफ है, वो भी जो यहां पर काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुलेट सिस्टम जो है, ये बहुत हद तक ये वियर एंड टियर्स को कम कर देता है, एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंसेस को यहां पर बढ़ा देता है और एयरक्राफ्ट के जो पावर प्रोजेक्शंस हैं उनको भी यहां काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो एयरक्राफ्ट के ऊपर इसके जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। एयरक्राफ्ट को एक तरह से ये असिस्टेड सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्ट को इतने छोटे रनवे से टेक ऑफ करने में मदद करता है। इसीलिए ये सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अमेरिका ने इस सिस्टम को काफी पहले ही इन्वेंट कर लिया था। अमेरिका इस सिस्टम में लगातार नए चेंजेस भी कर रहा है। चाइना ने इसको अचीव कर लिया है। आने वाले दिनों में भारत के भी जो डेक्स बनेंगे या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनेंगे वो इसी तरह के सिस्टम पर बेस्ड होंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कौन से एयरक्राफ्ट को प्लेस किया जाना है, तो यहां पर चाइना ने बहुत हद तक इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, बट शुरुआत में बात हो रही थी कि यहां पर J-15B को प्लेस किया जाएगा। बट कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि यहां पर शेनयांग FC-31 को भी प्लेस किया जा सकता है, जो कि चाइना का सेकंड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और ये वही एयरक्राफ्ट है जिसको चाइना पाकिस्तान को भी सेल करना चाहता है। हालांकि इसके बारे में भी कोई ऑफिशियली कंफर्म न्यूज नहीं है, बट फिर भी इस तरह की बहुत सारी न्यूज है कि इसके ऊपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्लेस किया जा सकता है। यहां पर लगभग 50 ऐसे एयरक्राफ्ट को प्लेस करने की जो स्पेस है वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर है। तो ये कह सकते हैं कि चलता फिरता एयरबेस आगे आने वाले टाइम में होने वाला है। सो इस तरह से चाइना के इस एयरक्राफ्ट कैरियर से न सिर्फ यूएस के ऊपर और भारत के ऊपर, बल्कि जो साउथ चाइना सी में वो कंट्रीज है जिनके ऊपर चाइना हमेशा उनको बुली करता रहता है, उनको धमकाता है, उनके ऊपर भी यहाँ पर लगातार दबाव बढ़ना लाजमी है। और इंडियन ओशन में तो यहाँ पर लगातार दबाव बढ़ ही रहा है, क्योंकि चाइना एक तरफ इस तरह के सिस्टम को डेवलप कर रहा है जहाँ पर वो 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसके ऊपर प्लेस कर सके। इन सब के अलावा
अलावा वो चाहे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को ऐसी सबमरीन दे रहा है जो कि भारत के ऊपर दबाव यहां पर बना सकती हैं। तो बहुत हद तक चाइना कोशिश कर रहा है कि भारत को इंडियन ओशन में घेरा जाए। अब भारत यहां पर क्या कर सकता है, भारत यहां पर क्या मेजर्स ले सकता है? तो अगर बात करें यहां पर सबमरीन्स की, तो भारत यहां पर लगातार सबमरीन्स की खोज कर ही रहा है, बट यहां पर भारत बहुत हद तक पाकिस्तान से भी यहां पर सबमरीन के मामले में पिछड़ चुका है। तो भारत को यहां पर अर्जेंट लेवल पर बहुत सारी नई सबमरीन्स को बाय करना चाहिए। AIP सिस्टम के जो भी सबमरीन्स भारत को मिल रही हैं उनको यहां पर एक्वायर करना चाहिए। एट प्रेजेंट यहां पर 2 सबमरीन्स को लेकर भारत बातचीत कर रहा है, जहां पर एक जर्मन सबमरीन है U212, इसके अलावा यहां पर स्पेन की एक सबमरीन है S80+, उसको लेकर के भी भारत की बातचीत चल रही है। तो 6 सबमरीन्स यहां पर 60,000 करोड़ में बनाई जानी है। इसके अलावा भी भारत को बहुत सारी सबमरीन्स की यहां जरूरत है। तो भारत को सबमरीन के केस में तो बहुत ज्यादा यहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए प्रोग्राम्स के अंदर। इसके अलावा यहां पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स को लेकर के भी भारत की जो फ्लीट है, हालांकि भारत के पास काफी ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इक्विप्ड हैं। सो भारत को ऐसे हेलीकॉप्टर्स, ऐसे फ्रिगेट्स जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में जो है सक्षम माने जाते हैं, उनको अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए। उनके नंबर्स को यहाँ लगातार बढ़ाना चाहिए। इन सब के अलावा अगर बात करें यहाँ पर इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो भारत यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत की अप्रोच मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि भारत यहाँ पर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को हमने खुद अपने इंडिजिनस लेवल पर रिसेंटली बनाया है, और INS विक्रमादित्य जो कि हमने रशिया से बाय किया था, जिसका नाम एडमिरल गोश्कोव है एक्चुअल में, वो दोनों सिस्टम जो है अभी हमारे पास ऑपरेशनल है, बट बहुत जल्दी INS विक्रमादित्य डिकमीशन करने की स्टेज तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड हैंड था और अब आने वाले दिनों में हम इसको डिकमीशन करेंगे। और भारत ने यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू कर दिया है, जहां पर यहाँ पर 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर जो है वो दिया जा चुका है। बट ये 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर भी INS विक्रांत जैसा ही है, यानी कि ये भी 45 से लेकर के 50,000 टन की कैपेसिटी वाला एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें मैक्स टू मैक्स 18 से लेकर के 20 एयरक्राफ्ट प्लेस किए जा सकते हैं। देखिए, भारत की जो यहाँ पर जरूरत है वो एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की है, और सरकार यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोच ही नहीं रही है। यहाँ पर रिसेंटली हमारे एक्स जो नेवी चीफ हैं, जिनका नाम है अरुण प्रकाश, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में यहाँ पर ये कहा कि भारत को यहाँ पर अब सुपर कैरियर्स की जरूरत है, जिसमें 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को प्लेस किया जा सके। और जिस तरह चाइना यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहा है, यूएस यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहा है, हालांकि यूएस के पास ऑलरेडी बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। यहाँ पर फ्रांस भी एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो कि न्यूक्लियर पावर पर बेस्ड है, और फ्रांस ने भारत को यहाँ पर ऑफर किया है कि वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। तो हमारे जो एक्स नेवी चीफ हैं, उनका भी ये मानना है कि ये जो प्रोग्राम है और ये जो भारत को ऑफर दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा लक्रेटिव ऑफर है। भारत को इस ऑफर को छोड़ना नहीं चाहिए। भारत को फ्रांस के साथ मिलकर के इस एयरक्राफ्ट के कैरियर के प्रोग्राम में यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसमें भारत की कोई एक्सपर्टीज नहीं है। फ्रांस ऑलरेडी इस तरह के सिस्टम को बनाने में एक्सपर्ट है। सो यहाँ पर भारत को इस तरह की एक्सपर्टीज मिल सकती है। अगर भारत अपने इंडिजिनस लेवल पे भी इस तरह का सिस्टम बनाता है तो उसको आने वाले 10 से 15 सालों में ये सिस्टम बना करके वो तैयार कर पाएगा। बट यहाँ पर फ्रांस के साथ मिलकर के वो 5 से 6 सालों में इस तरह के सिस्टम को डेवलप कर सकता है। और यहाँ पर फ्रांस एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर है जिसके ऊपर भारत भरोसा कर सकता है। इसके अलावा फ्रांस यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। तो ये पूरी जो डील है भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है, जहाँ पर भारत को टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, टाइम से यहाँ पर इक्विपमेंट भी मिल रहे हैं, एक्सपर्टीज भी मिल रही है। फ्रांस को यहाँ पर भारत अपनी मैन पावर से हेल्प कर सकता है, वहीं फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी से इस तरह के सिस्टम में भारत की हेल्प कर सकता है। तो भारत को यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस तरह के सिस्टम पर लगातार काम शुरू कर देना चाहिए। नेवीज आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अमेरिका अपनी नेवी की स्ट्रेंथ समझ चुका है। अमेरिका जान चुका है कि आने वाले टाइम में उसकी जो वॉर्स हैं वो उसके बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में उसको लड़ने जाना पड़ेगा। इसी तरह चाइना अब इस बात को समझ चुका है कि उसको अपनी लड़ाई सिर्फ उसके बॉर्डर्स एरिया में ही नहीं लड़नी, बल्कि पूरी दुनिया में उसको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इसी तरह भारत के भी हित जो है वो बहुत बड़े एरियाज तक जो है वो फैले हुए हैं। हमारा इंडियन ओशन तो स्पेशली हमारा ऐसा रीजन है जो कि हमारे कंट्रोल में होना ही चाहिए। तो ये एरिया जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को वो हर एक स्टेप यहाँ पर लेना चाहिए जो कि उसकी जो सिक्योरिटी है, जो उसकी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक नीड्स हैं, उनको बहुत हद तक पूरा कर सके। तो इस तरह से भारत के ऊपर दो तरफ से यहाँ पर दबाव बनाया गया है, चाइना के थ्रू, एक तरफ एक सबमरीन से और दूसरी तरफ इस एयरक्राफ्ट कैरियर
ईयर से। अब भारत आने वाले दिनों में क्या करता है ये तो देखने वाली बात है, बट हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो हमारे मिलिट्री प्लानर्स हैं, वो यहाँ पर ज़रूर इन चीज़ों को टेक आउट कर रहे होंगे, इस चीज़ों को ज़रूर वो अपने ध्यान में रख रहे होंगे और आने वाले दिनों में हम इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मेजर्स उनकी तरफ से आते हुए देखेंगे। अब इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। हम आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम रहते मिल जाए। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।